बैक। आपका ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। नीट के सिलेबस का एक और नया चैप्टर, एक और नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जिस चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से अर्लियर क्लासेस से अलग होने वाला है और इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, उन टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन हमारा है, जिसमें हम लोग जो कवर करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। रहेगा कि मोशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और मोशन जो है किस तरीके से पहले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, चैप्टर्स में डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसी से रिलेटेड जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन देखेंगे और लगे हाथ थर्ड लॉज ऑफ मोशन भी देखेंगे। और इसी से थर्ड लॉ से ही रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है जिसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में आता है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जैसे कि इसका नाम ही है लॉज ऑफ मोशन, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन को भी स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखिए कि जितने भी टेरेस्ट्रियल मोशन हैं वो जो है क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन तो हम लोगों ने पहले ही मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन कर लिया है। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसका तो कर लिया था। उसमें हम लोगों ने उनका डिस्क्रिप्शन किया था, उसमें वेलोसिटी का यूज किया था, डिस्प्लेसमेंट का यूज किया था, एक्सीलरेशन का यूज किया था। इन सब के द्वारा हम लोगों ने क्या किया था, मोशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन वन डायमेंशन किया था। फिर हम लोगों ने मोशन इन प्लेन किया था। उसके बाद ये चैप्टर जो है हम लोगों ने मोशन लॉज ऑफ मोशन को क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये सभी लोग जानते हैं कि जो है बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कंजर्व रहता है। वो थर्ड लॉ का कॉन्सिक्वेंस है। थर्ड लॉ को इस टर्म में भी पढ़ा जाता है, तो उसको पढ़ लेंगे। यहाँ पे बेसिकली जो लॉज ऑफ मोशन है अर्लियर क्लासेस से कैसे डिफरेंट होने वाला है। अर्लियर क्लासेस में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते थे, स्टेटमेंट्स को रट लेते थे, स्टेटमेंट्स को याद कर लेते थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। उसके एप्लीकेशन पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उस पर छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेते थे। और यहाँ पे क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशन को देखेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले हम लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछते थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या स्टेटमेंट दिया जाता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू एक्ट अदरवाइज। ये स्टेटमेंट हो जाता था हमारा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है, वो हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट तो आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा है, लेकिन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वो भी नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट का है जो कि स्टेटमेंट में आता है। और पहले हम क्या कहते थे, एक्सटर्नल फोर्स को स्पेसिफाई नहीं करते थे कि वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन है, वो एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक्सटर्नल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो वो इस बार हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि वो कौन सा एक्सटर्नल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पूछने वाले हैं, कॉज ऑफ द मोशन। कि मोशन का कारण क्या है। जैसे अगर एक पेन जो है, ये गिर रहा है, तो ये क्यों गिर रहा है। इसके पहले क्लासेस में या चैप्टर्स में हम लोगों ने प्रीसीडिंग चैप्टर्स में क्या किया था, हम जानने चाह रहे थे कि ये कितने टाइम में अर्थ को हिट करेगा, कितने स्पीड से हिट करेगा, और जो है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी, इन सब के बारे में हम लोग। लेकिन हम ये नहीं पूछ रहे थे कि ये मोशन हो क्यों रहा है।
वाई नहीं पूछ रहे थे हम लोग, यहाँ पे हम पूछेंगे वाई इज दिस मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वाई इज दिस मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, टर्न अप करेंगे इस एक्सरसाइज में। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में ना रह जाए। आइए शुरुआत करते हैं। ये हमारे हम लोग, जैसे आप लोग जानते हैं, लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। यहाँ आप पिक्टोरियली उसको देख सकते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में भी देखेंगे। वैसे ही जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पहले कल फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी देखेंगे। लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सीलरेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसकी हम लोग परिचर्चा यहाँ पे करेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन, थर्ड लॉ हम लोग पढ़ेंगे कि जो है एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है, वो हम लोग देखेंगे, जो कि रियल लाइफ के एक्शन रिएक्शन से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर इनके नाम दिए जाएं तो लॉ ऑफ इनर्शिया या फिजिकल टू एम ए, एक्शन रिएक्शन, कुछ इस तरीके से जो है इनको नाम दिया जाता है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक्स कुछ देख लेते हैं इस चैप्टर के, और उस पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और उन्हीं पे हम लोग क्या करेंगे, लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर आर कंसर्न वाज टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्पेस क्वांटिटेटिवली। पिछली बार आपने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। सपोज कीजिए मोशन इन प्लेन जब हमने पढ़ा था, सपोज कीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था। हमने देखा था कि जैसे ही एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ना मूव करके किसी कर्व पाथ पे मूव करता था और थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाता था, इसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या करते थे, दो एक्सिस को डिफाइन करते थे, जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, एक्स और वाई। यहाँ से हम लोग क्या करते थे, इसके पोजीशन को जो है डिफाइन कर देते थे, R1 R2 कुछ इस तरीके से डिफाइन करके, और उसको हम लोग क्या करते थे, लोकेट करते थे, उसके बारे में जानकारी फाइंड आउट करते थे। वही जब 2 डायमेंशन को हम लोगों ने एक्सटेंड किया था, एक तीसरे डायमेंशन की हमको ज़रूरत पड़ी थी, जिसको बोला जाता है जेड एक्सिस या जी एक्सिस। जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता था, या जिस प्लेन में एक्स वाई होते थे उसके परपेंडिकुलर जो होता था वो जी एक्सिस में होता था। तो उसी को क्या बोला जाता था, स्पेस बोला जाता था। यहाँ वही टर्म यूज किया गया है। पहले मोशन इन प्लेन पढ़ा था। प्लेन का मतलब जिसमें लेंथ हो और ब्रेड्थ हो। स्पेस का मतलब जिसको बताने के लिए तीनों चीज़ की ज़रूरत पड़े, वो हमारा क्या हुआ करता था, स्पेस हुआ करता था। उसमें क्या हो, तीनों डायमेंशन हो, लेंथ का डायमेंशन हो, विड्थ का डायमेंशन हो, और क्या हो, हाइट का डायमेंशन हो। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, हमारे पास कोई क्यूबॉइड है, वो क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है 3 डायमेंशन का। या उसके किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स बताने पड़ते थे, एक्स वाई और जी तीनों बताने पड़ते थे, तभी आप उस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप सोच सकते हैं, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज कीजिए आपका कोई कमरा है, उस रूम के टॉप कॉर्नर को अगर आपको बताना है, उसको टॉप कॉर्नर को बताना है, और आपने जो मेजरमेंट स्टार्ट किया है इस पॉइंट को रेफरेंस मान के या ऑरिजिन मान के, तो यहाँ से अगर वहाँ पे आपको पहुँचना है तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस बताना पड़ेगा कि यहाँ से, कि यहाँ ये जो रूम है उसके बेस से जो है मैं दिखाई देता हूँ आपको। जैसे ये देखिए, हमने क्या ले लिया, एक बड़ा सा क्यूब ले लिया है, और हमको किस पॉइंट पे बताना है, ये हमारा क्या है, पीछे वाला पार्ट है क्यूब का, ये लास्ट पीछे वाला पार्ट है। तो यहाँ से अगर जो है तुमको इस पॉइंट को बताना है, इस पॉइंट के बारे में बताना है, तो सिंपली आपको तीनों बताना पड़ेगा, एक्स वाई और जेड तीनों बताना पड़ेगा।
ठीक है, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली आप इसको बता पाएंगे कि इसकी पोजीशन क्या है। इसमें किसी भी पॉइंट को अगर तुमको बताना है जनरली जो एबव द सरफेस है, जैसे ये बेस हो गया क्यूब का, जो बेस हो गया क्यूब का वो तो प्लेन हो गया, लेकिन ऊपर के किसी भी पॉइंट को अगर आपको बताना है तो आपको तीनों चीज़ बताना पड़ेगा। जैसे आपको यहाँ पे अगर पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, ये अगर तुमने इसको क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, और इसको ऊपर वाला ये क्या है, ये ऊपर उठा, ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं ये ऊपर उठा हुआ है, और ये पीछे का क्या है, ये क्या हो गया आपको जी एक्सिस हो गया। तो अगर आप ध्यान से थोड़ा सा इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे तो ये पीछे है, इस पॉइंट से पहुंचना है तो यहाँ तो आपको एक्स पे आना पड़ेगा इस पॉइंट को बताने के लिए, इधर यहाँ पे आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, वाई तक आना पड़ेगा, ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और जेड एक्सिस में भी कहीं पॉइंट होगा जो जेड एक्सिस है, तो वहाँ पे आपको क्या बताना पड़ेगा, जेड बताना पड़ेगा। तो स्पेस में जो है अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आपको जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ती थी, जिसके बारे में प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया, तो आप जाके उसको क्या करिए देखिए। नेक्स्ट देखते हैं, वी सॉ दैट, उसमें हमने देखा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, हमने देखा था कि मोशन जो है टू टाइप्स के हो सकते थे। एक तो हमने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। जो हमारा मोशन था हमारा जो मोशन था अगर उसको हम लोग देखें तो वो उसको दो टाइप में डिफाइन किया गया था, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ऑब्वियस सी बात है अगर यूनिफॉर्म को आपको बताना था, जैसे कि इसमें क्या है केवल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से चल जाता था, क्योंकि जो डायरेक्शन है या स्ट्रेट लाइन जो इसकी जो है यूनिफॉर्म मोशन यानी कि स्पीड में उसके चेंज ही नहीं आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। वेलोसिटी में अगर चेंज नहीं आ रहा है तभी उसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, क्योंकि वो यूनी का मतलब सेम, फॉर्म का मतलब जो उसकी स्पीड क्या हो पूरे के पूरे रास्ते में सेम हो, तो उसमें कहीं वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा था, तो एक्सीलरेशन ही नहीं आ रहा था, तो इसलिए उसको बोल दिया गया था यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें केवल हमें क्या था, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की जरूरत थी। वी सॉ दैट यूनिफॉर्म मोशन नीड्स द concept of velocity alone, whereas non-uniform motion requires the concept of acceleration in addition। ऑब्वियस सी बात है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। अगर वेलोसिटी चेंज कर सकती है तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक और कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में, तो आप उनको जाके वीडियोस को देखिए। तो एक्सेलरेशन के भी कॉन्सेप्ट की हमको क्या पड़ती थी, ज़रूरत पड़ती थी। इन सबको हम लोगों ने अर्लियर क्लासेस में कर लिया है। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, तो हमने क्या किया था, मोशन को अलग अलग तरीके से, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, चाहे फिर जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे वो फ्री फॉल हो, उसके बारे में हम लोगों ने अर्लियर क्लासेज में डिटेल में डिस्क्राइब किया है, वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करके, एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके। बट अभी तक हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, सो फॉर वी हैवंट आस्क्ड द क्वेश्चन एज टू व्हाट कॉज द मोशन ऑफ बॉडी। चाहे वो फ्री फॉल हो रहा था तो क्यों हो रहा था, इसमें अभी तक हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कैसे हो रहा था उसको डिस्क्राइब करने में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वांटिटेटिवली उसके लिए मैथ बना रहे थे, कैसे हो रहा है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। लेकिन अब हम लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट कॉज द मोशन ऑफ बॉडी। जैसे फ्री फॉल में क्या कौन किसके कारण जो है बॉडी मोशन कर रही है, ऑब्वियस सी बात है पुल ऑफ द अर्थ, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। Why does the speed of an object
चेंज विद द टाइम। ऑब्वियस सी बात है, पहले हम ये नहीं पूछते थे, हम ये बोलते थे कि चलो यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म से अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो आप पूछेंगे कि क्यों नॉन यूनिफॉर्म होगी। पहले ये नहीं पूछते थे, बस हम लोग क्या करते थे, नॉन यूनिफॉर्म हुआ हो चाहे यूनिफॉर्म हुआ, हम उसके पाथ को डिस्क्राइब करने में, उससे रिलेटेड जो टर्म्स थे उसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने में, वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने में, एक्सेलरेशन को डिस्क्राइब करने में ही क्या करते थे, बिजी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, डू ऑल मोशन रिक्वायर्स ए कॉज, क्या सभी तरीके के मोशन में कारण होता है? ऑब्वियस सी बात है, इसके बारे में हम लोग पूछेंगे। इफ सो व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस कॉज, अगर हाँ, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई तो कारण होगी, चाहे वो जैसे फ्री फॉल के केस में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, सर्कुलर मोशन के केस में आपने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था। तो अगर जो है कॉज की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका नेचर कैसा होगा, वो कॉज कौन सा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आइए सबसे पहले कुछ जनरल एक्सपीरियंस के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉज क्या हो सकते हैं। हम लोग गेस करेंगे, कुछ अपने कॉमन एक्सपीरियंस के द्वारा गेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा मोशन, कुछ मैं आपके सामने सिचुएशंस रखूंगा, उनको आप पढ़िए और पॉज करिए और गेस करने की कोशिश करिए कि वो क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे लेट अस फर्स्ट गेस द आंसर बेस्ड ऑन आर कॉमन एक्सपीरियंस। कुछ मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया है, जरा आप लोग क्या करिए, गेस करने की कोशिश करिए कि मोशन इसका क्यों हो रहा है। पहला केस हम लोग देखेंगे, जब द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं, फिर इसके बारे में आके डिस्कस करेंगे कि ये केस फर्स्ट क्या है, केस सेकंड क्या है। पहला एक एग्जांपल देखिए, रियल लाइफ एग्जांपल देखिए। टू मूव ए फुटबॉल एट रेस्ट, कोई फुटबॉल जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ, समवन मस्ट किक इट। जैसे यहाँ पे मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, ये एक फुटबॉलर है, वो इस बॉल को क्या किया है, रेस्ट में है तो किक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ भी देखें, एक फुटबॉलर है या कोई भी बच्चा है, कोई भी है, इस बॉल को जो है रेस्ट से किक कर रहा है। तो अगर इस एक्सपीरियंस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ने क्या है, इस फुटबॉल पे फोर्स लगाया होगा, ये तो हमको क्लियर है, किस पे लगाया, फुटबॉल पे लगाया। तो जो एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स है वो क्या है, इसमें लेग ऑफ फुटबॉलर या हैंड्स, उसने क्या हुआ, पैर से मारा होगा या फिर हाथ से धक्का दिया होगा, हाथ से पुश किया होगा, उसको लेग से पुश किया होगा या हाथ से पुश किया होगा, और किस पे कर रहा है, फुटबॉल पे कर रहा है। यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स क्या है, वो है लेग ऑफ फुटबॉलर या हैंड्स, या ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन एक्सपीरियंस। दूसरा कॉमन एक्सपीरियंस हम लोग देखते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इसने जो है लेग से, इसको रेस्ट में था तो किक किया, तब ये क्या हुआ, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आया। तो मोशन में आने का अगर मैं कारण पूछूं यहाँ पे, तो इस व्यक्ति ने किक किया, या इसको दूसरे टर्म में बोला जाए, इस व्यक्ति ने पुश किया बॉल को, या और इसको कन्फाइन किया जाए तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इसको अगर मैं एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक्सटर्नल सोर्स है, अगर ये इस ऑब्जेक्ट को मैं बोलूँ, यहाँ पे जो टर्म यूज किया जाएगा इसके लिए, ये क्या है, एक्सटर्नल एजेंसी है फोर्स की। बॉल के अंदर से तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये बॉल के बाहर से लगा रहा है ये पर्सन जो है। तो एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स क्या हो गया, फुटबॉलर का लेग हो गया, एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स क्या हो गया, वो फुटबॉलर हो गया, एक्सटर्नल एजेंट। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फुटबॉल हो गया हमारा। तो कॉमन एक्सपीरियंस से हम लोग देख सकते हैं कि अगर आपको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है, डिस्क्राइब करने नहीं जा रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं कि बॉल मोशन में क्यों आई, व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन। ये पर्सन है, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फोर्स है, ये फोर्स का एजेंट है जिसने बॉल को रेस्ट से मोशन में लेके आया। ये हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ सोर्स या ऑब्जेक्ट की बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि न्यूटन्स लॉ इन्हीं के टर्म में लिखा गया है, थोड़ा रिफाइंड करके, रिफाइंड वे में इन्हीं को लिखा गया है, तो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं उसी को। आइए जरा दूसरा सिचुएशन देखते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं।
टू थ्रो ए स्टोन अपवर्ड, किसी स्टोन को, किसी पत्थर को अगर आपको क्या करना है ऊपर की तरफ अपवर्ड, वन हैज़ टू गिव इट एन अपवर्ड पुश। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पत्थर को या किसी पेन को ऊपर की तरफ तुम्हें फेंकना है तो अपवर्ड पुश आपको देना पड़ेगा। और पुश या पुल क्या होता है, एक फोर्स होता है। और देना किसको पड़ेगा, कोई ना कोई पर्सन होगा जो क्या कर रहा होगा, इसको ऊपर की तरफ पुश दे रहा होगा। तो अगेन हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि जो स्टोन था वो तो अपने आप ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन हमने उसको क्या किया, ऊपर की तरफ मोशन करवाया। तो उसके मोशन का कारण क्या है, यानी कि एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स क्या है, वो हैंड ऑफ ए पर्सन, जो पर्सन उसको फेंक रहा है ऊपर की तरफ, उस पर्सन का क्या हो गया, यहाँ पे एक्सटर्नल कॉज ऑफ द मोशन क्या हुआ, उस पर्सन के द्वारा फोर्स लगाया जाना। एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स क्या हो गया, वो पर्सन हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है, गया मोशन में, कौन आया, वो स्टोन मोशन में आया। ठीक है, हमने फिर क्या पूछा, कॉज ऑफ द मोशन पूछा। हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे कब ऊपर जाने के बाद बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, किस तरीके का मोशन करेगा, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। अब क्या पूछ रहे हैं कि ये मोशन हुआ क्यों, एक पर्सन ने फोर्स लगाया, एक पर्सन के दिमाग में बैठा था, अचानक उसका मूड चेंज हो गया है, उसने कहा लाओ पत्थर को क्या करें, ऊपर की तरफ फेंकें। बैठे बैठे हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, जैसे आप दरिया के किनारे बैठे हों, तालाब के किनारे बैठे हों, तो बैठे बैठे क्या करते हैं, कुछ ना करें तो जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या करें उसमें, पत्थर तो फेंक ही देते हैं हम लोग, फिर उसकी पैटर्न को स्टडी करते हैं। तो वही जो है यहाँ पे अगर हम लोग एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स की बात करें कि कारण क्या हुआ इसके मोशन में आने के लिए, तो क्या कारण हुआ, एक पर्सन का हाथ हुआ। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। आजकल बरसात का मौसम है, आए दिन मौसम विभाग के द्वारा आप सभी को पता है कि डेली हमारे फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, मेरठ, अमेठी, गाज़ियाबाद, बाराबंकी, नोएडा, यहाँ पे तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश होने की संभावना व्यक्त की जाती है। वैसे ही यहाँ पे देखिए कि अगर क्या हो कि एक सिंपल सा ब्रीज का मतलब क्या हो, धीरे धीरे एकदम बहुत ही आराम से, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत तेज़ी से आंधी नहीं आया, कोई बहुत तेज़ी से तूफान नहीं आया। ए ब्रीज कॉजेज द ब्रांचेज ऑफ ए ट्री टू स्विंग। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पार्क्स वगैरह में जाते भी हैं, देखते भी। यहाँ तो ये बहुत ही बड़े पेड़ आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये हमें लगता है साउथ के किसी एरिया की फ़ोटो है, और ये जो है मतलब लगता है कहीं ये फॉरेन वगैरह के, क्योंकि अगर इंडिया में होता लोगों ने इसकी दशा कुछ और ही कर रखी होती। तो ये जो है कहीं फॉरेन के पेड़ लगे हुए हैं इतने अच्छे से, और ये कहीं साउथ इंडिया के जो है नारियल का पेड़ है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ब्रीज का मतलब क्या हो गया, उसमें कोई अननेचुरल जो है इंटरप्शन नहीं हुआ है, कोई बाहर से आके उसमें क्या कर रहा है, छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, और कहीं से जो है वायुदाब जो है, एयर प्रेशर नहीं बना है, या हवाएं बहुत नहीं तेज़ी से नहीं चल रही हैं। तो ए ब्रीज कॉजेज द ब्रांच ऑफ ट्री टू स्विंग। लेकिन मौसम तो हो रहा है, चाहे वो धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ पे बड़े पेड़ दिखे गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मली नहीं भी चलता रहता, हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं तो क्या देखते हैं, छोटे पेड़ को देखते हैं, जैसे फ्लावर के पेड़ हो गए, और बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ जो हम लोग गमले वगैरह में लगाते हैं, तो उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, अपने आप हिलती रहती हैं। पीपल के पेड़ वगैरह में आप देख सकते हैं। तो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। और अभी क्वेश्चन इसमें भी पूछेंगे कि जो ट्री के ब्रांचेस हैं वो स्विंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉज ऑफ द मोशन हमको जानना है। ए स्ट्रॉन्ग विंड कैन इवन मोर हैवी ऑब्जेक्ट मूव। लेकिन तेजी, जब और तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं, जैसे आजकल बारिश के मौसम में चल रही, तो वो क्या कर सकती हैं, पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। हो सकता है ये इसकी जो स्थिति देख के लग रही, थोड़े देर बाद ये नहीं लग रहा है कि ये इसके हाथ पैर सलामत रहने वाले हैं, इसकी जो टहनियाँ हैं सलामत रहने वाली हैं, तो वो और तेज़ मूव कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं पूछूं एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स है, वो कौन है, वो विंड है। अब तक क्या होता था, लेग्स ऑफ ए फुटबॉलर था, या हैंड्स ऑफ ए फुटबॉलर था, या हैंड्स ऑफ ए पर्सन था, स्टोन को अपने मोशन में लाया था। यहाँ पे तो देखिए कोई जो है लिविंग बीइंग थोड़ी ना है, विंड जो है यहाँ पे वो खुद ही क्या कर रही है, ब्रांच ऑफ ट्री को मोशन में लेके आ रही है, और ज़्यादा तेज़ी से चल रही है तो जो है और तेज़ी से उसको लेके आ रही है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ब्रांच ऑफ ए ट्री, वो भी तो मोशन में आ रहा है। तो यहाँ कारण क्या हो गया, उसका कारण
हम कॉमन एक्सपीरियंस से अपने सोच समझ के विचार करके, इवन छोटे बच्चे से भी पूछेंगे तो डाल क्यों हिल रही, तो बता देगा कि हवा चल रही इसलिए हिल रही है। ठीक है, आइए एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ समझ ही काम आने वाली है। डेफिनेशन तो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। ए बोट मूव्स इन ए फ्लोइंग रिवर विदाउट रोइंग इट। ऑब्वियस सी बात है, एक बोट को आपने देखा होगा कि अगर आपने कभी रोइंग की हो, चाहे आप गंगा में गए हों, चाहे आप संगम पे गए हों, अभी लेटेस्ट कुंभ में आपने देखा होगा, सरयू गए हों, या फिर जो है आप किसी भी ऐसे बीचेज वगैरह पे गए हों, तो वहाँ देखे होंगे कि आप क्या किया जाता है, जो बोट वगैरह हैं उनको क्या किया जाता है, बांध के रखा जाता है किनारे पे। उसको लंगर बोलते हैं या एंकर बोलते हैं, एंकर से बांध के रखा जाता है। अगर एंकर से बांध के ना रखिए तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद आपने किनारे छोड़ा था और बोट बहते बहते कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, और जो है आपका नुकसान हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ए बोट मूव्स इन अ फ्लोइंग रिवर विदाउट रोइंग इट। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ सोर्स क्या हो गया, वो हल्का हल्का एक्सट्रीम होगा, जो वो उस बोट को क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा, मोटर तो नहीं चलाया होगा, फिर भी जो है वो क्या हो गया। यहाँ पे हम पूछेंगे, बोट एक जगह से दूसरी जगह अगर गई या जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है क्या कर रही है, मोशन में है। तो क्यों मोशन में है, क्या कारण है इसके मोशन में आने का? ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रीम है पानी में जो चल रही है, स्ट्रीम जो है जो वाटर करंट है, उसी के कारण क्या है, वही कुछ ना कुछ क्या कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है। नहीं लगा रही होती तो वो कहीं जाता ही नहीं। आपकी बुक रखी है टेबल पे, वो कहीं जाती है क्या? बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन जैसे आप हटते हैं, आपके छोटे भाई को उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ दिखती है, कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो क्या करता है, मूव करता है, तब वो आके उसमें एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स क्या हो जाता है, आपका भाई हो जाता है। चाहे वो चॉकलेट हो, कुछ भी हो, आप रख के जाते हैं फ्रिज में, वो मिलता नहीं है आने के बाद, तो आप अगली बार ज़्यादा बुद्धिमान हो जाते हैं। तो ऐसे ही बोटमैन जो होते हैं वो एक दो बार छोड़े और उनको मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, अब लंगर डालना, एंकर डालना शुरू किया अपने अपने बोट पे, ताकि वो बोट जो है जहाँ छोड़ के गए हों वहीं पे मिले। मतलब उनको भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पता ही था। जैसे अगर आप सपोज करो आपने मोबाइल अपनी चार्जिंग में लगाई और आप आके पूछते हो और देखते हो मोबाइल आपकी चार्जिंग में नहीं है, तो पहला क्वेश्चन आप क्या कहते हो, किसने हटाया मेरा फ़ोन? यानी कि आपको पता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, उसको जो है बिना किसी पर्सन के छुए या टच किए जो है मम्मी से तुरंत चिल्लाते हो कि कहाँ गया मेरा फ़ोन। तो आपको भी पता है, कॉन्शियसली भले आप नहीं जाने, लेकिन लॉज ऑफ मोशन आपको तब भी पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएगा, कोई आके घर का मेंबर अटैक नहीं करेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स क्या हो गया, वो स्ट्रीम हो गया, और ऑब्जेक्ट किस पे फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया, हमारा बोट हो गया। तो यहाँ से मैंने 3-4 एक्सपीरियंस कर लिए कि जो है अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है रेस्ट से, तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स की हमको ज़रूरत पड़ती है, जो क्या करता है उस पर फोर्स लगाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए अब थोड़ा इंक्लाइंड प्लेन की बात कर लेते हैं, कि अगर मान लो इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ से ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पे बॉल छोड़ दें तो बॉल क्या है, नीचे की तरफ आ जाता है। यहाँ पे कैसे एक्सटर्नल एजेंसी या फोर्स को बताएंगे आप लोग? और एक इंक्लाइंड प्लेन ये किए हो गया, ऐसे तो नहीं चढ़ जा रहा है ऊपर की तरफ। तो आइए देखते हैं। टू स्टॉप ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, एक अगर ऑब्जेक्ट, अब तक हम किसकी बात कर रहे थे, रेस्ट से मोशन में लाने की, यहाँ पे हम किससे बात करते हैं, मोशन से अगर रेस्ट में लाना है हमको। टू स्टॉप ए बॉल क्या है, वो हम पहले वही बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट से अब तक स्टेट ऑफ मोशन में जाने पे हम लोग देख रहे थे कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत पड़ती है, एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हम क्या देखने जा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है मोशन में हो, स्टेट ऑफ मोशन में हो, तो उसको अगर रेस्ट में लाना है तो क्या चीज़ है उसको रेस्ट में लेके आती है। यहाँ भी हम लोग पूछेंगे क्यों रेस्ट में आ गया भाई, मोशन में अगर था तो रेस्ट में क्यों आ गया। जैसे ये बॉल जो है थोड़ी देर बाद अगर यहाँ से आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ 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 4-5 पोजीशन दिखाएगा, इसके बाद थोड़ी दूर जाके रुक जाएगा। तो फिर हम पूछेंगे भैया अभी तो मोशन में था, रुक क्यों गया? अगेन कॉज ऑफ मोशन हम पूछ रहे हैं। टू स्टॉप ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, अगर कोई बॉल रोल डाउन कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे
तो उसका कारण क्या होगा? बाय अप्लाइंग ए फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर इस डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है, इसको रोकना है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है। फिर ध्यान से आप यही देखिएगा कि एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स क्या है? कोई है जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये रुकेगा। यानी कि फिर से एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स आया यहाँ पे। क्लियरली सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स टू मूव ए बॉडी फ्रॉम द रेस्ट। ऑब्वियस सी बात है कि उसको मोशन से रेस्ट में लाने में, रेस्ट से मोशन तो देख ही लिया था हम लोगों ने, यहाँ देखा हमने मोशन से अगर रेस्ट में लाना है तो भी हमको किसकी जरूरत पड़ रही है? एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ी। कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, तो वही रुक रहा है। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? जितनी देर तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं कि सम एक्सटर्नल एजेंसी is needed to provide a force to move a body from the rest. Likewise, उसी तरीके से external force is needed to move, retard or stop the motion. अब ये सी बात है कि यहाँ से हमने कॉमन एक्सपीरियंस से देख लिया। आप भी बैठिए और कॉपी पेन निकालिए और कम से कम 10 ऐसे सिचुएशंस लिखिए जिसमें मोशन से रेस्ट में ऑब्जेक्ट आ रहा हो। आप बाइक को इंक्लूड कर लीजिए, आप कार को इंक्लूड कर लीजिएगा, कोई बॉल जो है वॉल से टकरा गई उसको इंक्लूड कर लीजिएगा, फैन रुक गया आप उसको देख लीजिएगा। तो बहुत सारे एग्जांपल्स को लिखिए और देखिए उसमें एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स क्या रहा जिसके कारण वो रुक गया, और कमेंट में बताइए। आइए, यहाँ से तो हमको पता चल गया कि चाहे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो फोर्स लगाइए, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मोशन में लाना है तो भी आप फोर्स लगाइए, मोशन में है तो रेस्ट में। आइए कुछ और एक्सपीरियंस देखते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने जो देखा बेटा कि अब कोई ज़रूरी नहीं कि जो एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स है वो क्या हो, हमेशा ऑब्जेक्ट के टच में ही हो, ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में ही हो। आपने दो फोर्स पढ़ा है, कॉन्टैक्ट फोर्सेज, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज। इन सभी एग्जांपल्स में अगर आपने देखा हो तो जो एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स हमारा था वो सब क्या थे? ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में थे। इसीलिए इस केस को मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स इज इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला केस था जो हमने इन पूरे एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया। इन सब में जो है जो एक्सटर्नल एजेंसी थी, जो एजेंट था फोर्स लगाने वाला, यहाँ थोड़ा फैंसी टर्म लोग यूज कर रहे हैं, एजेंट, या फिर जो है आप मान लीजिए काम करने वाला या ताकत लगाने वाला जो था वो जो है क्या था, हमेशा ऑब्जेक्ट के टच में था। कैसे टच में था? आपने पहली फोटो देखी, यहाँ देखिए फुटबॉल को जब तक पैर से नहीं टच करेगा, कांटेक्ट नहीं करेगा, तब तक ये मोशन में नहीं आएगा। फिर मैंने जब आपको दूसरा एग्जांपल बताया था, अगर बॉल को हाथ से नहीं टच करेगा तो बॉल क्या है, ऊपर कैसे फेंकेगा भाई, अगेन यहाँ टच में आ गया। अगेन हमने देखा था अगर इसको वैक्यूम में रख दिया जाए तो इसके ब्रांचेस कहाँ मूव करने वाले हैं, यानी कि अगेन क्या हुआ, विंड जो है इसके कांटेक्ट में आया। फिर यहाँ पे जो है हमने देखा कि जब इंक्लाइंड प्लेन था, इसमें जब बॉल को रोल डाउन हो रहा था बॉल, अगर इसको वापस से रोकना था तो इधर एक्सटर्नल एजेंसी जो हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है इसके कांटेक्ट में आती, इस तरीके से फोर्स लगाती तो ये क्या करता, जाके रुक जाता। अब आइए, कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो क्या हो, ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में ही हो। ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, मैं बार बार स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन की इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि जो न्यूटन्स लॉ लिखा गया है इन्हीं के टर्म में लिखा गया, सिंपली मैं इसको रेस्ट और मोशन भी बोल सकता हूँ। दूसरा एक्सपीरियंस देखते हैं, जब एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स इज इन द कॉन्टैक्ट इज नॉट, द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स is in contact with the object, this isn't always the necessary। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है जो एजेंट हो, फोर्स लगा रहा है, वो क्या हो, ऑब्जेक्ट के संपर्क में ही हो, उसके कांटेक्ट में ही हो। ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बिना कांटेक्ट में रहे भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसे हुआ कि आप बैठे हो, अच्छे खासे प्रिपरेशन कर रहे हो, अचानक किसी के दिमाग में कुछ गेम खेलने का प्लान आया या कुछ करने का प्लान आया या कहीं मूवी जाने का प्लान आया, उसने बस क्या किया, अपने फ़ोन को उठाया
और आपको कॉल कर दिया, किसी दोस्त ने आपके, आप कॉल कर दिया, आप तो जुटे हो प्रिपरेशन में, एकदम पूरा ध्यान लगाए हो, लेकिन उसने ऐसा प्रपोजल रखा, आप जान रहे हो कौन से प्रपोजल होते हैं जिसको आप डिनाई नहीं कर पाए। चल भाई चलते हैं, एक ही बाइक पे चलते हैं, पार्क ही घूम के आते हैं। तो आप बैठे थे, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो गई, आपके दोस्त हो गया और बहुत दूर बैठा है, जो कि आपके कांटेक्ट में भी नहीं है। मान लो घर वाले तो कांटेक्ट में हैं, घर वाले तो मान लो आपको पकड़ के बोले चलो जाओ सब्जी ले आओ, लेकिन वो तो आपके कांटेक्ट में भी नहीं है ना, दूर से बैठे हुए हैं, नॉन कांटेक्ट। तो वही यहाँ पे जो दूसरा हमारा केस है कि द एक्सटर्नल एजेंसी ऑफ फोर्स इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, दिस इजंट द ऑलवेज नेसेसरी। ये कोई जरूरी नहीं है। जरा एग्जांपल देखते हैं, ये स्टोन रिलीज्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब आप जितने दुनिया के टॉप ऑफ द बिल्डिंग जानते हैं, स्काई स्क्रैपर्स को जानते हैं, उससे आप सोचिए आपने क्या किया, बॉल को गिराया। इसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, सिंपल सा उसको ड्रॉप कर रहे हैं। द स्टोन रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब जब आपने छोड़ दिया, उसने क्या किया, एक्सिलरेट करना शुरू किया, किसके कारण, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ द अर्थ। ऑब्वियस सी बात है, अब नीचे तो कोई है नहीं, किसको पकड़ के खींच रहा है, आपने बस उसको रिलीज कर दिया, लेकिन वो रेस्ट से तो मोशन में आ गया, लेकिन उसका कारण क्या है, ग्रेविटेशनल पुल। अर्थ की जो ताकत है जिससे वो हम लोगों को अर्थ पे बांधे रखती है, वो क्या है, उसी के कारण जो है वो गिरना शुरू हो गया, जो कि ये इस बार जो है उस स्टोन के कांटेक्ट में भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यानी कि जो आपसे दूर है वो भी आपको क्या कर सकता है, ऑनलाइन क्लासेस देखिए ना, इसके गजब के एग्जाम्पल हैं। आप बैठे हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बैठे हो, खाने वगैरह के लिए भी चीज़ें तमाम रख रखे हो, नींद आए तो उसके लिए मिर्च रख रखे हो कि थोड़ा सा उसको कट कर लो, नींद आपकी चली जाए। कहीं दूर दराज में स्टूडियो लगा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वो भी पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो इतने दूर में, क्या हुआ, ये फिजिकल क्लास तो है नहीं। जो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी, आप फिर से मैं पूछूं कि जो स्टोन नीचे गिर रहा है इन स्काई स्क्रैपर से, हाई जो दुनिया की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनसे जो है, इसके मोशन का क्या कारण है, ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी क्या हो गई, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, जो कि क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट है, और यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, स्टोन। यानी कि जो है यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को अगर उसके नेचुरल स्टेट चाहे रेस्ट या मोशन से उसको चेंज करना है हमको, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो है जो फोर्स लगा रहा हो, क्या लगा रहा हो, हमेशा उसके कॉन्टैक्ट में ही हो। एक और एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी जो है ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। ए बार मैग्नेट कैन अट्रैक्ट एन आयरन नेल फ्रॉम ए डिस्टेंस। ऑब्वियस बात है, एक बार मैग्नेट भी वो क्या करता है, तमाम आयरन फाइलिंग्स को, आयरन के पार्टिकल्स को, कई बार क्या होता है आपने देखा हुआ है कि चीज़ें घर में खो जाती हैं कुछ, तो आप क्या करते हो, उसको मैग्नेट्स के द्वारा ढूंढते हो, अगर वो आयरन की हैं। और इसके और भी अच्छे एग्जांपल्स हैं, आपने अगर देखा होगा जब मेटल्स को गार्बेज से अलग किया जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, क्रेन्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, और वो बड़े से कूड़े के ढेर पे क्या करता है, उसको घुमाता है, उसमें जो मेटल पार्ट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आके चिपक जाते हैं, तो उसको क्या कर देता है, वो सेपरेट कर देता है। ऐसे ही कभी अगर आपकी आँखों में गलती से कुछ आयरन फाइलिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें चली गई हैं जो मेटल से रिलेटेड हैं, तो जब ENT डॉक्टर के पास जाते हैं, आई नोज़ और थ्रोट वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी किन चीज़ों का यूज करता है, सिंपल सी बात है, मैग्नेट का यूज करेगा उनको निकालने के लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ही रहा जाए। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, दूर दराज बैठे व्हाट्सएप से भी क्या कर सकते हैं, किसी न किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। This shows that external agencies, example gravitational or magnetic, can exert force on a body even from a distance.
तो वो क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं, उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। आइए अब इन सारे एग्जाम्पल्स जो हमने इतने पढ़े, इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है वो देख लेते हैं। इन शॉर्ट, ए फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन। ऑब्वियस सी बात है, इतनी देर से यही हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि एक फोर्स की ज़रूरत है, एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, रेस्ट से स्टेशनरी कंडीशन से रेस्ट से मोशन में लाने के लिए। स्टेशनरी का मतलब क्या है, रेस्ट। रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है। टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, अगर मूविंग बॉडी को जो है रोकना है तो भी हमको एक्सटर्नल फोर्स की, एंड सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड दिस फोर्स। कुछ एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने देखा था, एक केस में फुटबॉलर था, किसी केस में विंड था, किसी केस में स्ट्रीम था, किसी केस में मैग्नेटिक फोर्स था, किसी केस में ग्रेविटेशनल फोर्स था। इन सब की क्या थी, ज़रूरत थी। दिस एक्सटर्नल एजेंसी मे नॉट बी इन द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ये जो है क्या हो, कॉन्टैक्ट में हो। और अब आप हमसे पढ़ रहे हो, कांटेक्ट में थोड़ी ना हो, लेकिन आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सीख रहे हो ना। तो इसी तरीके से जो है मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में भी लाने के लिए भी आपको क्या करना है, एक्सटर्न कोई ज़रूरी नहीं कि जो है वो लगाने वाला। अब इंटरेस्टिंग केस यहाँ से शुरू हो रहा है। अब तक तो इन केसेस को हम लोग जनरल लाइफ से देखते हैं। अब जरा जो थोड़ा इंट्यूशन लगाइए यहाँ पे। अब तक तो इंट्यूशन से काम चल जा रहा था, जनरल एक्सपीरियंस था। जरा अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विक कर रहा हूँ, इसको जरा सोच के बताइएगा। एक तीसरा एक्सपीरियंस, आपके दो एक्सपीरियंस तो आपने देख लिया, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। इस बार जरा आप ये सोच के बताइए कि इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट को, मान लो एक कार है, ठीक है, इसको अगर मान लेते हैं ये 50 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है, तो इसको इसी स्पीड से आगे बढ़ने के लिए वही लिखा है, इज एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या इसको इसी स्पीड से चलाने के लिए, एक बार जब ये इस स्पीड से चल गई 50 किलोमीटर पर आवर से, क्या हमको लगातार एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें? अगर आपका आंसर यस है तो बताइए क्यों, अगर नो है तो भी बताइए क्यों। यहाँ पे आपको दिख ही गया होगा नो लिखा है, यानी कि आंसर क्या होने वाला, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। रेस्ट को तो हम देख ही रहे थे कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ रही थी क्या? नहीं, रेस्ट से मोशन में लाने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन यहाँ पे एक अब थोड़ा ट्विस्टर है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए। अब क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म का मोशन मतलब उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही है, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें न्यूटन्स लॉ लिखा गया है, तो क्या अगर वो मोशन में नहीं कर रहा हूँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो क्या जो है उसकी यूनिफॉर्म मोशन को बरकरार रखने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंसी की फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है, ये हम आपको अभी आगे धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, छोटी सी एक कहानी आपने देखा होगा, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था और बता रहा था कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, तो यहाँ पे बड़े बड़े फिलोसफर धराशायी हुए थे, अरस्तु जैसे फिलोसफर। मैंने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कि यहाँ पे एक टॉपिक डाला है अरस्तु फैल्सी। इसका नाम मैंने नहीं लिया था, लेकिन चूँकि ये मैंने इसको टॉपिक नहीं बनाया है, बट यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का आंसर देने में ये भी फेल हुए थे। अरस्तु साहब जो है इटली के बड़े फिलोसफर थे, उस समय इनकी तूती बोलती थी, इनके खिलाफ जो है कोई उस समय बयानबाजी नहीं कर सकता था, इतना इतना रुतबा था इनका। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हर शेर को एक न एक दिन सवा शेर मिलता है। तो किसकी एंट्री होती है? गैलीलियो भाई साहब की एंट्री होती है। तो वो कहते नहीं, ये कहते थे कि जो है नहीं 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 नहीं, ये जो बोलते थे कहते नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको अगर मोशन में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और इसको एक बहुत ही कॉमन, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन, इनका एक स्टेटमेंट था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज, अरस्तु का, एन एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। और ये अगर मैं तुमको सिंपल से एक एग्जांपल में बताऊं,
एक टॉय कार है, ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, चाबी से भी चला सकते हैं। और उसमें मान लो बच्चे ने क्या किया, रस्सी बांध लिया, कोई छोटा बच्चा है, उसको भी इस चीज़ का सेंस है कि अगर कार को मोशन में लाना है तो कार को रस्सी के द्वारा खींचना पड़ेगा। एक टॉय कार है, उसको क्या कर रहा है, रस्सी से आगे से पीछे की तरफ खींच रहा है। अगर उसको पता है कि अगर वो नहीं खींचेगा तो रुक जाएगा। यही कॉमन ऑब्जर्वेशन किसने किया था, अरस्तू ने किया था, हर चीज को देख के। लेकिन वो ये भूल गए थे कि नेचर में दो फोर्सेज, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भूल गए थे। अगर सॉलिड मटेरियल की आप बात करें, सॉलिड सरफेसेस की बात करें, तो वहाँ पे वो फ्रिक्शन को ध्यान में नहीं रख रहे थे। और अगर लिक्विड की बात करें तो विस्कस को नहीं ध्यान में रख रहे थे। ये दोनों को नेचर से आप कैसे हटाइएगा, फिर से ध्यान से समझिएगा कि ये सबको कॉमन सेंस था, अरस्तु को ही नहीं, कि किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को भी पता है कि अगर टॉय कार रुका हुआ है तो उसको स्ट्रिंग बांधेगा और उसको खींचेगा तो ही कार रेस्ट में आएगा। तो वही अरस्तु ने कंक्लूड किया कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी मोशन। जो यूनिफॉर्म मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, उनके लिए कोई मैटर नहीं था। वो ये बोल ही रहे थे कि किसी भी तरीके का मोशन हो, अगर उसको आपको मोशन में लगातार रखना है तो आपको लगातार उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको भी पता है कि आपकी साइकिल अगर रुकी हुई है तो उसको अगर मोशन में लाना तो आपको पैडल मारना पड़ेगा। लेकिन वो ये भूल जा रहे थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को भूल जा रहे थे। सॉलिड सरफेसेस के कारण जो आता है, जो सरफेसेस के जो इंट्रैक्शन के कारण आता है, उसको भूल गए थे। और अगर लिक्विड की बात की जाए तो विस्कस को भूल गए थे। वो तो नेचर में है ही है ना, वो तो नेचुरल फोर्स है। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वैसे फ्रिक्शन भी नेचर की तो फोर्स है ही है। तो अरस्तु ने इसको पकड़ लिया वहाँ पे। कह रहा है, अरस्तु ने बोला, तभी तो ये आंसर नो है, नहीं तो यस हो जाता ना। अगर अरस्तु के हिसाब से चलते तो ऑब्वियस सी बात है, छोटे से छोटे एक्सपेरिमेंट को अगर आप कॉमन सेंस से एक्सपीरियंस करेंगे, यही था जो गैलीलियो को अलग बनाता है हम लोगों से। उनका इंट्यूशन इसके बारे में अलग था। उन्होंने बोला नहीं, नहीं जरूरत है, आप फ्रिक्शन को हटाइए, किसी तरीके से आप फ्रिक्शन को कम करिए। अगर आप फ्रिक्शन को भैया कम कर देते हो तो नहीं जरूरत है। एक बार अगर फ्रिक्शन आप बिल्कुल खत्म कर देते हो, लेकिन फ्रिक्शन को ऑब्वियस सी बात है आइडियली नहीं खत्म कर सकते हम लोग। जो पहला लॉ लिखा गया है वो जिसमें बार बार मैं बात करता हूँ, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ये तो सबको समझ में आता है कि वो कंटिन्यू करता है रेस्ट को, और इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वाले को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन भी रेस्ट के तरीके से ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट है, तब है जब फ्रिक्शन नहीं है। सॉलिड में फ्रिक्शन बोलेंगे और लिक्विड में क्या बोलेंगे, विस्कस। अगर नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप अच्छे से समझ सकते हैं। चलो, अगर फ्रिक्शन कम करना है, फ्रिक्शन कम करने के लिए मान लो क्या कर सकते हो, किसी सरफेस पे आपको पता है कि अगर नॉर्मल रफ सरफेस है तो उसको क्या कर दीजिए, आप प्लास्टर करा दीजिए। प्लास्टर के बाद टाइल्स लगवा दीजिए, और कम फ्रिक्शन हो गया। और कम मुझे मार्बल लगवा दीजिए। और कम करना चाहें तो उसको क्या करिए, पॉलिश करा दीजिए, बिल्कुल पॉलिश करा दीजिए अच्छे से, और कम हो जाएगा। और कम करना चाहते हैं तो मिरर लगवा दीजिए। तो क्या हो, लगातार आप फ्रिक्शन को कम कर देते तो आप चल भी उस पर नहीं पाएंगे, आपकी ग्रिपिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। और सोचिए, अगर फ्रिक्शन को आप आइडियली जीरो कर पाए तब आप गैलीलियो की इस बात को समझ पाएंगे। और गैलीलियो ने इसी को तो जो है बाद में इनर्शिया बोला कि अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, वो चेंज नहीं करना चाहती। इनर्शिया का मतलब ही होता है कि जो अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहता। और जो अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में। इसी को तो गैलीलियो ने इनर्शिया बोला। अभी चल के इसके बारे में लोग डिटेल में बात करेंगे यहीं पे। लेकिन गैलीलियो को हम लोगों से वो क्या करता है, अलग बनाता है, उसकी सोच उसको अलग बनाती है। अब ये कैसे अलग बनाती है, कैसे उस इस कंक्लूजन पे पहुंचा, अभी इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस इसी क्वेश्चन को आंसर करना, इसी एक्सपीरियंस को आंसर करना इतना आसान नहीं था अरस्तु के तरीके से। तो अरस्तु के अभी तो उनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके सारे लगभग सारे ऑब्जर्वेशन साइंस से रिलेटेड ख़त्म हो गए। और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स का जन्म भी होता है कि एक्सपेरिमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप देखते होंगे किसी बड़े साइंटिस्ट ने क्या किया, थ्योरी दे के चला गया, वो सालों साल बाद क्या हो रहा है, प्रूफ किया जा रहा है। जैसे आइंस्टीन वगैरह को बोला, बहुत बड़े थ्योरिस्ट थे, वो थ्योरी दे दिया था, उसको लोग आज तक प्रूफ करते आ रहे हैं। कुछ होते हैं जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ों को बताते हैं।
तो साइंस कम्युनिटी में अगर आपको कोई भी चीज़ कहना है तो उसके साथ में सटीक एक्सपेरिमेंट आपको, वो आपको पावर देगा। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, अरस्तु, मजाल क्या थी उसके खिलाफ कोई बोल दे, प्रूव करके गैलीलियो ने दिखाई। यहीं से, इसलिए तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी बोला जाता है। आइए देखते हैं कैसे उसने जो है इसके पीछे लॉजिक क्या दिया, इसके पीछे उसने रीजनिंग क्या बताई। ठीक है, आपको भी मजा आएगा कैसे उसने कंक्लूड किया और कैसे उसने डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया है। और ये बोला कि जैसे स्टेट ऑफ रेस्ट नेचुरल कंडीशन है जिसको हम लोग तुरंत ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने रियल लाइफ में, बुक पढ़ी है तो पढ़ी है, आप लेटे हो तो लेटे हो, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन वाला नहीं सोच सकता था आसानी से जो है। उसके लिए फ्रिक्शन को हटाना पड़ेगा, आइडियली कंडीशन है, फ्रिक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन, जिस मोशन से उसको एक बार मोशन में ला दिए, जिस स्पीड से, वो उसका क्या हो जाएगा, नेचुरल टेंडेंसी, उसी से जीवन भर मूव करता वो रहेगा। फीलिंग समझ पा रहे हो आप, फर्स्ट लॉ क्या लिखा गया है। इसीलिए मैंने कहा है कि जो अर्लियर क्लासेस में आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है वो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है पहले के कंपैरिजन में। आइए देखते हैं वो इस पोजीशन पे पहुंचा कैसे, इस कंक्लूजन पे। ये तो इंटरेस्टिंग बात होगी कि कैसे जो है यूनिफॉर्म मोशन रखने के लिए जो है हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए यहाँ पे हमने सिंगल इंक्लाइंड प्लेन दिखाया हुआ है आपको। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो मैंने आपको, ये हमारा सिंगल इंक्लाइंड प्लेन है। पहले सिंगल इंक्लाइंड प्लेन से एग्जांपल देंगे आपको, आप भी कर सकते हैं इसको। इंक्लाइंड प्लेन तो जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है पूरे के पूरे साइंस में, मैकेनिक्स में गजब का इसका इस्तेमाल है। डबल इंक्लाइंड प्लेन है। इन दोनों से क्या करेंगे, कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे हमने एक बॉल लिया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, आपने भी बॉल लिया, हमने भी बॉल लिया। शायद अगर आप लखनऊ के साइंस सिटी में गए हों तो आपने देखा होगा एंट्री लेते ही गेट पे पहला एग्जांपल यही रखा गया है। आपने इसको ड्रॉप किया, जब यहाँ से आप ड्रॉप कर रहे होंगे तो इसकी देखेंगे कि क्या होगा, एक इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और दूसरा इंक्लाइंड प्लेन देखें, अगर इसी को बॉल को नीचे से आप ऊपर भेज रहे होंगे तो इसकी स्पीड क्या हो रही होगी, घट रही होगी। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं एक साथ तो यहाँ पे क्या हो रही, इसकी स्पीड यहाँ पे क्या हो रही, बढ़ रही होगी, यहाँ पे जो है क्या हो रही होगी, घट रही होगी। लेकिन बीच में एक ऐसा पॉइंट आया होगा, बीच में एक ऐसा पोजीशन आया होगा जब हमारा प्लेन फ्लैट रहा होगा, जहाँ पे ना वो एक्सिलरेट कर रहा होगा, यानी कि ना स्पीड बढ़ रही होगी ना स्पीड घट रही होगी, ना वो रिटार्ड कर रहा होगा ना डी एक्सिलरेट कर रहा होगा। आप सोचिए, इसको एक्सिलरेट करने के लिए किसकी जरूरत है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की। इसको डी एक्स, जब ऊपर जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको ऊपर जाने से रोकेगी। यहाँ आते समय तो फोर्स मान लो ऊपर से नीचे आ रहा है तो बढ़ रहा है फोर्स, नीचे से ऊपर जा रहा है तो मान लो उसको रोकने के लिए फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन बीच में एक ऐसा कंडीशन आया होगा जहाँ पे वो क्या, उस पर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, तब भी वो क्या कर रहा होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा होगा। आप समझ पा रहे हैं इन दोनों के बीच में बहुत बारीक लिंक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्पीड इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज, बीच का एक तो केस आया होगा जहां पे उसकी स्पीड क्या हो रही होगी, रुक रही होगी, जहां पे उसकी स्पीड क्या हुई होगी, यहाँ पे इंक्रीज की होगी, यहाँ पे डिक्रीज की होगी, बीच में यूनिफॉर्म का केस आया होगा, बिल्कुल आया होगा। आइए आपको डबल इंक्लाइंड प्लेन से बताते हैं जहां बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि जो है यूनिफॉर्म मोशन भी कितना तगड़ा जुगाड़ सेट किया उसने, इंक्लाइंड प्लेन बनाया, सिंगल इंक्लाइंड प्लेन से इसको एक्सप्लेन किया और डबल इंक्लाइंड प्लेन से भी उसने इसको कंक्लूड किया। आइए डबल इंक्लाइंड प्लेन आपको देखते हैं। यहाँ पे एक जगह देखिए है सेम ही चीज़ जो है उसको क्या किया गया, आप एक इसको समझ सकते हैं, जो बच्चों का झूला नहीं होता पार्क वगैरह में, ये उसका केस आप देख सकते हैं। और ये वाला केस दे आपके घर में अगर कढ़ाई वगैरह पड़ी हो तो उसके लिए आप ये केस बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, देखो अगेन वही जो है इंक्लाइंड प्लेन के तरीके से, देखो इधर उठा हुआ है कढ़ाई, देखिए आप पूरी तरीके से इस तरीके से क्या हो गई, कढ़ाई हो गई आपकी, डबल इंक्लाइंड प्लेन हो गया ये। यहाँ से आपने बॉल को छोड़ा, अब ये क्या कर रहा होगा, ऐसे इस तरीके से देखिए इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ी होगी,
यहाँ पे यूनिफॉर्म हुई होगी, यहाँ पे क्या हुई होगी। अगर देखा जाए तो जो ये बॉल की जहाँ से ये छोड़ा गया, बॉल अगर इसी हाइट पे वापस से पहुँचता है, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, जहाँ इनिशियल पोजीशन है वही क्या है, फाइनल पोजीशन है, या उससे कम रही होगी। अगर फ्रिक्शन आप हटा देते हैं तो बिल्कुल उसके बराबर, उससे ज़्यादा कभी नहीं जाएगी। जिस हाइट से बॉल को छोड़ा गया है, बॉल हमेशा उसी हाइट पे पहुंचेगी या उससे कम हाइट पे पहुंचेंगी, डिपेंडिंग अपॉन सरफेस में फ्रिक्शन कितना है। और फिर उसने क्या किया, अब दूसरा तरीका क्या लगाया गैलीलियो ने, उसने क्या किया, थोड़ा सा इसको और टिल्ट किया। समझ ध्यान से देखिएगा, उसको और टिल्ट किया दूसरे प्लेन को। अब यहाँ से सेम हाइट से फिर से छोड़ा, और बॉल की खास बात है, जब तक उसने फिर से टिल्ट करने के बाद क्या हुआ होगा, थोड़ा और दूर पे जाके उसको ये सेम हाइट मिली होगी। देखो पहले यहाँ पे वो हाइट मिल गई थी, इस बार जब टिल्ट किया तो उसको यहाँ पे ये हाइट मिली, फिर वहां तक बॉल गया, उस हाइट तक बॉल ने क्या किया, फिर वहां तक बॉल गया। और अब देखते हैं, यानी कि वो क्या है, इसके अंदर इनर्शिया है, जिस हाइट से छोड़ा गया उसी हाइट पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है बार बार। भले ही अपने पाथ लंबा कर दिया, पहले पाथ छोटा था, इस बार पाथ लंबा हो गया, इसको लंबा पाथ तय करना पड़ रहा है, फिर भी उस हाइट तक जा रहा है, यानी कि इसके अंदर एक टेंडेंसी आ गई है। इसको देखते हैं थोड़ा तीसरे में इंक्लाइन प्लेन से। अगर मैं इस प्लेन को पूरी तरीके से क्या कर दूं, हॉरिजॉन्टल कर दूं, और बॉल को छोड़ दूं, तो ये हमेशा इसी हाइट को गेन करने के लिए बॉल क्या करता रहेगा, परपेचुअल मोशन करता रहेगा, लगातार मोशन करता रहेगा कि ये हाइट पा जाए। अगर आपने फ्रिक्शन करा दिया तो वो लगातार मोशन करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं मिल जाएगा। यहाँ से भी उसने कंक्लूड किया कि जो यूनिफॉर्म मोशन है, अगर फ्रिक्शन हटा दिया जाए तो वो ऑब्जेक्ट का जैसे रेस्ट है वैसे मोशन, दोनों वो नेचुरल स्टेट है। और फिर क्या था, जब जैसे फर्स्ट लॉ का रास्ता बना, न्यूटन उस समय का ऑब्वियस सी बात है बेस्ट स्कॉलर था ऑल टाइम्स का, उसने इस बात को पकड़ा और सेकंड लॉ बस इसी को मैथमेटिकली फॉर्म में सेकंड लॉ को लिखा बिना। लेकिन फर्स्ट लॉ के बिना सेकंड लॉ नहीं बन पाता। बात पकड़ में आ रही है। यूनिफॉर्म मोशन भी, इसलिए मैं इस पर टाइम दे रहा हूँ क्योंकि स्टेट ऑफ रेस्ट तो कोई भी आपको समझा देता है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑब्जेक्ट की वो भी नेचुरल स्टेट है। तभी तो बोला गया एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू एक्ट अदरवाइज। दोनों को बोला गया, जब तक दोनों में अगर उसमें है। आइए देखते हैं गैलीलियो ने क्या कंक्लूड किया यहाँ से। गैलीलियो स्टडीड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ऑब्जेक्ट्स मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एक्सिलरेट। ऑब्वियस सी बात है, जो नीचे की तरफ जब आता है ऊपर से तो एक्सिलरेट करता है, मूविंग अप रिटार्ड करता है, यानी कि जो नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है, ऊपर जाता है तो स्पीड घटती है। मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एन इंटरमीडिएट सिचुएशन। क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टल, बीच में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन रखा जाए, वहां पे क्या सिचुएशन होगा, वो इंटरमीडिएट सिचुएशन होगा। ना स्पीड बढ़ रही होगी ना स्पीड घट रही होगी, यानी स्पीड बढ़ना स्पीड ना घट रही होगी, उसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का केस बोला जाएगा। जहाँ पे वो ना एक्सेलरेट कर रहा होगा ना रिटार्ड कर रहा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अर्थ से लगा हुआ है, ना उसको एक्सेलरेट करने वाला कोई है ना क्या उसको रिटार्ड करने वाला है। ये पहला कंक्लूजन निकला जिसको मैंने आपको समझाया। और यहाँ से क्या कंक्लूड किया, गैलीलियो कंक्लूडेड दैट, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैंने पहले ही बताया था, फ्रिक्शन को अरस्तू ने कंसीडरेशन में नहीं लिया था, तभी वो बार बार कह रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। लेकिन नेचर से फ्रिक्शन को रिमूव करना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शन ना हो उसमें, मिरर के ऊपर अगर आप करा रहे होंगे तो आप अचीव कर सकते हैं इसको कुछ हद तक, क्योंकि मिरर के ऊपर फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है। उसके ऊपर मार्बल आप चला के देखिए, मस्ट नाइदर एक्सेलरेट नॉर रिटार्ड, ना एक्सेलरेट कर रहा होगा, ना उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, ना उसकी स्पीड घट रही होगी। दैट इट शुड मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि अगर न बढ़ रहा है न घट रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। नोट, द अपोजिंग फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन इन सॉलिड्स एंड विस्कस फोर्सेस फॉर द फ्लूइड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचुरल वर्ल्ड। इनको रिमूव करना आसान नहीं है। फिर भी उसने दिमाग लगाया, रीजनिंग लगाई,
अपनी सोच लगाई, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाई, वहाँ से उसने क्या किया, बीच के कंडीशन को एज्यूम किया, बीच के कंडीशन को सोचा। ये तो हम लोग बीच के कंडीशन को सोच ही नहीं सकते। स्पीड बढ़ी, स्पीड घटी, यही देखते रहते हैं हम लोग। बीच में एक ऐसा सिचुएशन भी तो आया होगा जब स्पीड बढ़ी, बढ़ के 0 हुआ होगा, तभी तो स्पीड घटेगी। तो उसी कंडीशन को ये सोच रहा है। जब बीच में आया होगा, बढ़ने और घटने के बीच में आया होगा, तो वो यूनिफॉर्म भी तो मोशन हुआ होगा। यहाँ से उसने दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्विवेलेंट, वो दोनों अलग नहीं। इन बोथ केसेस देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दोनों केस में कोई फोर्स काम नहीं कर रहा होता है। अब फिर उसने डबल इंक्लाइंड प्लेन पे, ये तो पहले इंक्लाइंड प्लेन से सिंगल इंक्लाइंड प्लेन से निकाला। अब डबल इंक्लाइंड प्लेन, मैंने सेम एग्जांपल यहाँ पे मैंने घर की कढ़ाई को बताया कि आप करके देख लीजिए, बॉल उसी हाइट को क्या करेगा, लंबी दूरी तय करके भी अचीव करने की कोशिश करेगा। इस केस में अचीव करने की कोशिश करेगा, लेकिन है ही नहीं, तो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तब तक वो अचीव ही नहीं कर पाए, तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो अचीव नहीं कर पाएगा। तो इसी को देखते हुए द लॉ ऑफ इनर्शिया वाज इन्फर्ड बाय गैलीलियो फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉल ऑन ए डबल इंक्लाइंड प्लेन। यहीं से उसने क्या किया कि बोला कि इनर्शिया का क्या मतलब है, चेंज से इनकार करना, अपने अंदर बदलाव से इनकार करना। गैलीलियो ने यहीं से लॉ ऑफ इनर्शिया दिया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही वो आगे जो है बढ़ता रहेगा जब तक कोई क्या होगा। इसी को तो बोलते हैं इनर्शिया। तो आज हमने क्या देखा, जरा गैलीलियो के इस बात को हम लोग कंक्लूड करते हैं। द लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी को जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया को ही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला गया। और ये कहाँ से आया, सब आपको समझ में आया। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट, in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to act otherwise। हमने बार बार देखा कि वो एक एक्सटर्नल फोर्स की बार बार जरूरत पड़ रही थी, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा था या फिर जो वो रेस्ट में था। द स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट स्पीड बोथ एम्प्लॉय जीरो एक्सेलरेशन। हाँ, यहाँ से जो है जैसे ज़्यादातर क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछे जाता है। तो ये न्यूमेरिकल डेफिनेशन है। अभी तक ये जो पहला वाला स्टेटमेंट आप लोग पढ़ रहे थे, ये तो थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे, और इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट पे। लेकिन इसका जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। मैथमेटिकल, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका मैथमेटिकल रूट क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। अगर इसकी बात करें कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ लीनियर मोशन बोथ इम्प्लाई जीरो एक्सेलरेशन, यानी कि अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा यूनिफॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, और चेंज इन वेलोसिटी का नाम ही तो एक्सेलरेशन है, तो दोनों क्या है, वो जीरो एक्सेलरेशन का केस है। यानी कि रियल लाइफ में हम अगर कहीं एक ऑब्जेक्ट को रेस्ट में देखेंगे तो ये कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम लोग रेस्ट में देखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से तुरंत कंक्लूड कर सकते हैं, या यूनिफॉर्म मोशन में इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होगा, यानी कि कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा होगा। देयरफॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन सिंपली एक्सप्रेस्ड एज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो, जो कि जनरली हमको देखने को नहीं मिलता है। अगर कहीं पे एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमको दो ही सिचुएशन देखने को मिलेगा, अगर आपको देखने को मिल रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रहा है, तो तुरंत आप बता दीजिए कि इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो वो क्या है, इसी को आप ध्यान रखिएगा। इसी पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब कहीं कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आपको बॉडी पे नहीं दिख रहा है, तुरंत कंक्लूड कर दीजिए कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का जीरो होगा। और एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो एक्सेलरेशन, अगर कहीं पे दिख रहा है आपको, यानी कि वो कहीं ना कहीं एक नेट एक्सटर्नल फोर्स मिल रहा है, उसको आप क्या करिए, खोजबीन करिए, पता करिए, निकालिए, ढूंढिए, चाहे जैसे करके तुरंत आप फर्स्ट लॉ से ये कंक्लूड कर सकते हो आप। आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको
कई एग्जाम्पल लेके, मैं कम से कम 5 से 10 एग्जाम्पल लेके मैं बार बार आपको इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करूंगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को समझाऊंगा, फिर आपको जो है इस पे बेस्ड जो नीट में क्वेश्चन आए हैं वो कराऊंगा, कई सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे ये क्लियर हो जाए। आप कहीं ऑब्जेक्ट को रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में देखें, तुरंत कह दें इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। और कहीं अगर आप ये देख ले रहे हैं कि इस पे नेट फोर्स कहीं लग नहीं रहा है, तुरंत कंक्लूड कर लीजिए इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। आज के टाइम के लिए आपके धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।